लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट, ये दो शब्द हैं जिन पर आज हम एक्सटेंसिवली थोड़ी चर्चा करेंगे। गुरु लोग, आज से कुछ 450-500 साल पहले एक्सपेरिमेंट नाम का जो शब्द है ये यूरोप में एंटर करता है। ये समय होगा कुछ गैलीलियो और कोपरनिकस के समय का, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये बुक कहती है, इंडियाज ग्लोरियस साइंटिफिक ट्रेडिशन बाय सुरेश सोनी जी। इस बुक के जो ऑथर हैं उनके बारे में यदि आपको डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हो, उसमें हम थोड़ा सा समय अपना नहीं देंगे। इंस्टीड हम इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल्दो मैं बुक पढ़ चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इस बुक को हम साथ मिलकर पढ़ें। तो आओ शुरू करते हैं। एंड अगेन, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको थोड़े समय के लिए अपन ओमिट कर रहे हैं, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। रीज़न मैं बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों। सेकेंड चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस बुक के सेकेंड चैप्टर की शुरुआत में ही जो ऑथर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काइंड ऑफ फनी एनेक्डोट से शुरुआत करता है। एनेक्डोट का अर्थ होता है कोई भी पुराना एक चित्रण या पुरानी एक कहानी या घटनाक्रम, उसका जब संक्षिप्त में अपन वर्णन करते हैं बहुत ही ब्रीफ में, तो उसको अपन एनेक्डोट बोल सकते हैं। सो वो एक छोटा सा विवरण है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स वहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी बात पर चर्चा चल रही है। ओके, उस हॉल में लास्ट बेंच पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सामने व्यक्ति अपने कुछ तर्क रख रहा है। जो सामने बैठे हुए व्यक्ति हैं वो अपने अपने तरीके से उस तर्क का काउंटर कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन वहाँ पर हो रहा है। दूर से देखने पर तो कुछ ऐसा लगता है। फिर जब पास जाकर सुना जाता है कि एक्चुअल बात क्या चल रही है, तो समझ आता है कि किसी व्यक्ति ने एक क्वेश्चन वहाँ उठाया है। प्रश्न क्या है उस व्यक्ति का? क्वेश्चन है कि एक घोड़े, एक हॉर्स के मुंह में कितने दांत होते हैं। आई नो क्वेश्चन ही बहुत फनी है। अब जितना फनी क्वेश्चन है उतने ही फनी आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं। जब ये क्वेश्चन रखा गया कि कितने दांत होते हैं घोड़े के मुंह में, तो हर व्यक्ति अपनी ओर से अपना एक आंसर दे रहा है कि मुझे लगता है कि शायद घोड़े के मुंह में इतने कुछ दांत होते होंगे। दूसरा वाला व्यक्ति अपना कुछ एक अलग आंसर रख रहा है, और हर कोई अपने अपने आंसर को डिफेंड भी कर रहा है फिर कि मैं अगर मानता हूँ कि घोड़े के मुंह में इतने दांत होते हैं तो उसका रीज़न ऐसा 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 है। ओके, ये कुछ ऐसे वहाँ पर चर्चा चल रही है। ये सब कुछ जो चर्चा चल रही है उस बड़े से हॉल में, पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो भी सुन रहा है, वो भी अपना तर्क रख सकता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। थोड़े समय बाद हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन थोड़ा सा और इंटेंस हो जाता है। लोग अपनी अपनी बातों को और स्ट्रांगली रखने लग जाते हैं। आगे बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि लेट्स सी कि एरिस्टोटल ने इस पर क्या कहा है। देखते हैं कि एरिस्टोटल ने घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं इसका क्या उत्तर दिया है। एरिस्टोटल का नाम आना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे, आई थिंक आपने देखा भी होगा कि आपकी साइंस बुक में किसी भी स्ट्रीम में आप चले जाओ, एरिस्टोटल का नाम हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आई मीन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल लैम्प हमें पढ़ने को मिल जाती है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ भी एरिस्टोटल आ जाते हैं, फिजिक्स में भी। तो भाई ये वो व्यक्ति है जिसने हर किसी ना किसी सब्जेक्ट में अपना मत दिया हुआ है, कुछ ना कुछ बताया है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा। इसीलिए उस हॉल में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं जो कि कथित स्कॉलर्स हैं, वो मानते हैं कि अगर हमें जानना है कि सत्य क्या है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी महान व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा है। यानी कि शब्द प्रमाण पर वो विश्वास करते हैं। इसलिए जो आगे बैठा व्यक्ति है उसने बोला कि आओ एरिस्टोटल ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। तो सब लोग एग्री भी हो जाते हैं कि हाँ बात तो सही है। एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं कि एरिस्टोटल ने घोड़े के मुंह में कितने दांत हैं इसका क्या उत्तर दिया है। सभी लोग एक लाइब्रेरी की ओर जाते हैं, लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आते हैं और उस बुक को पलटने लग जाते हैं इस उत्तर को ढूंढने के लिए कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। अब जो पीछे बैठा व्यक्ति है वो धीरे से उस हॉल से बाहर निकलता है। सभी लोगों का ध्यान बुक की ओर है, उस व्यक्ति की ओर नहीं है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक घोड़े के साथ उस बड़े से हॉल में खड़ा होता है। हर कोई उत्तर देख रहा होता है एरिस्टोटल की उस बुक में, लेकिन वो एक घोड़े के साथ खड़ा है। उसके बाद में वो एक बहुत अच्छा इसमें लाइन है, जो व्यक्ति है जो घोड़ा लेकर आया है वो बोलता है, वाई ट्रेवल एरिस्टोटल, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टीथ्स इन हॉर्स माउथ। ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास सामने घोड़ा है, आप इसके दांत गिन सकते हो, लेकिन आपको एरिस्टोटल को परेशान क्यों करना है। ये छोटा सा जो पूरा घटनाक्रम है ये हमें ये बताता है कि उस समय यूरोप में इंस्टीड ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉजिक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता, या बोले शब्द प्रमाण पर ज़्यादा लोग रिलाई करते थे कि किसी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आओ देख लेते हैं कि किसी महान व्यक्ति ने उसके बारे में क्या कहा है। हम एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली जब वो घोड़ा लेकर आता है व्यक्ति, तो वहाँ बैठे भी जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो काइंड ऑफ कहते हैं कि नहीं,
दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टैकल द क्वेश्चन। आपको लॉजिकली उसको प्रश्न का उत्तर देना है और किसी महान व्यक्ति का या फिर जो शब्द प्रमाण की हम बात करते हैं वो सामने रखना है। एक्सपेरिमेंटेशन को साइंस का अंग माना ही नहीं जाता था एक समय पर यूरोप में। तो इस छोटे से घटनाक्रम से सेकंड चैप्टर की शुरुआत हुई है इस बुक में। इसी एनेक्डोट के बाद जब इस बुक में आगे बढ़ते हैं तो इस बुक के ऑथर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं। आई एम श्योर इस बारे में हम सभी को पता है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो ग्रेट एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का, जहाँ पर उन्होंने एरिस्टोटल को गलत प्रूफ किया था। हम सभी ने ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ा है, क्लास 10th आई थिंक क्लास 11th में भी इस बात को पढ़ते हैं हम लोग, कि पहले सब लोग मानते थे, जैसा कि एरिस्टोटल ने बोला भी था, कि एक भारी बॉल और एक फेदर जो पंख है वो वेट में डिफरेंस है उनके, तो किसी हाइट से जब उन दोनों को गिराया जाएगा तो पहले बॉल नीचे आ जाएगी और फेदर बाद में नीचे आएगा। बहुत ही ऑब्वियस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये तर्क रखा गया था एरिस्टोटल द्वारा। लेकिन गैलीलियो ने इसको गलत प्रूव करने से पहले ये स्टेटमेंट दिया कि एरिस्टोटल वॉज रॉन्ग। अब इस बात को सुन के पूरा यूरोप की, जो यूरोप प्राइमरली बोल रहा हूँ मैं, उस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो जगह के जितने भी लोग थे सभी ने इस बात को रखा कि गैलीलियो के सामने कि क्या तुम अपने आप को एरिस्टोटल से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो। मतलब इससे हमें साइकी पता चलती है उस जो भी जगह है वहाँ के लोगों की। सो प्राइमरली वहाँ के लोगों का ये मत था कि एरिस्टोटल से इंटेलिजेंट इंसान हो नहीं सकता है, मतलब उससे ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो नहीं सकता है, जबकि एक्सपेरिमेंट से उसकी लॉजिकल बातें गलत प्रूफ की जा सकती नहीं, जैसा कि गैलीलियो ने आगे किया भी। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो ग्रेट एक्सपेरिमेंट है, जहाँ एक सर्टेन दिन पर उसने सभी लोगों को वहाँ बुलाया, वो एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक भारी बॉल हल्के फेदर से जल्दी नीचे गिरेगी क्योंकि वो भारी है। अब उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मे बी अपन किसी छोटे से एक शॉर्ट है उसमें इस पर बात कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर हमें कुछ ब्रिटिश साइड में भी देखने को मिलता है, जहाँ ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। उनका एक बहुत फनी बिलीव था कि जो वूल है वो सिर्फ सीप से ही हम लोग निकाल सकते हैं, मगर भारत में आने के बाद उन्हें पता चला कि नहीं, दे कैन ग्रो दिस वूल ऑन ट्रीज एज वेल, जो कि उनके लिए एक बहुत शॉकिंग बात थी। मतलब इस बात को वो ऐसा था कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ये सारे छोटे छोटे विवरण जो देने का पीछे का जो रीज़न है इस ऑथर का, वो ये है कि आपको एक साइकी बता पाएँ यूरोप की। ऑल्दो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ 150-200 साल के अंदर जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट यूरोप में हुए हैं, दैट्स रियली ग्रेट, बट उससे पहले की साइकी क्या थी वो थोड़ा सा आपको समझाना। रीज़न आगे पता चलेगा। यहाँ हम लोग जो प्राइमरीली बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे यूरोप के चर्च का जो एक जकड़न है यूरोपियन सोसाइटी पर आज से कुछ 400-500 साल पहले, उसके बारे में हम लोग इस बुक में बात कर रहे हैं। प्राइमरली सेकंड चैप्टर में बात कर रहे हैं। रीज़न क्या है, वो एक्सपेरिमेंट और लॉजिक से हम लोग शुरुआत की थी, उसी से हम कंक्लूड भी करेंगे आगे। तो आओ आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें 4 ऐसे इंसिडेंट दिए हुए हैं जिससे हमें यूरोपियन सोसाइटी पर चर्च का एक जकड़न दिखता है। जकड़न शब्द का मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ प्रभुत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि चर्च वॉज रूलिंग, चर्च कंट्रोल करता था यूरोपियन सोसाइटी को। वो उसका एक रीज़न क्या है वो आगे भी पता चलेगा। So interestingly, till about 1500 years before the birth of Galileo, Aristotle beliefs and ideologies ruled over Europe। जैसा कि हमने देखा भी कि हाँ, लोग एरिस्टोटल को शब्द प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया करते थे। In 139 AD, Claudius Ptolemy, inspired by Aristotle, established the idea of an earth-centric world, according to which the earth was the center and sun moved around it। आई थिंक इसके बारे में भी हमें पता है, बुक्स में बताया जाता है कि टॉलमी ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल की रचना की जिसमें कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। और सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। सोलर सिस्टम का भी सेंटर अर्थ ही है और सभी प्लैनेट्स जो हैं या मून है, स्टार्स हैं, वो सभी इसी के अराउंड चक्कर लगाते हैं। अब ये जो टॉलमी का बिलीव था ये चर्च के द्वारा सपोर्ट किया गया था, क्योंकि चर्च भी इस आइडिया में बिलीव करता था, या कहें आज भी बिलीव करता है कि अर्थ ही सेंटर है अपने सोलर सिस्टम का, इनफैक्ट यूनिवर्स का उनके अकॉर्डिंग तो। So hence those beliefs dominated the entire Western world for centuries. In 1543, Copernicus, who was born in Poland, refuted Ptolemy's belief and established that the sun is at the center and earth goes around it. अब टॉलमी के बाद कोपरनिकस आते हैं। कोपरनिकस 1543 में आते हैं, जो कि पोलैंड बॉर्न एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं आई सपोज। वो जो टॉलमी का ये बिलीफ था कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ अवर यूनिवर्स या सोलर सिस्टम, उसको हटाते हैं और एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल की स्थापना करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम।
आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साइंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक बोलती है कि दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साइंस। वेस्टर्न साइंस की इतिहास की ये शुरुआत बोल सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि हम लोग साइंस बुक्स में जब पढ़ते हैं, प्राइमरी फिजिक्स में जब पढ़ते हैं, तो कोपरनिकस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और ग्रेविटेशन चैप्टर में कोपरनिकस की बात एक्सटेंसिवली होती है, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं, बट कोपरनिकस डाइड बिफोर दिस थ्योरी विच वॉज अपोज्ड बाय द चर्च वॉज पब्लिश्ड। अब उससे पहले कि कोपरनिकस की जो थ्योरी थी जिसमें कि अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, वो पब्लिश हो पाती, उससे पहले कि कोपरनिकस की डेथ हो जाती है। और हाँ, उससे इसी बात में एक और बात है कि जो कोपरनिकस की थ्योरी थी, जो कि काइंड ऑफ सही भी बोल सकते हैं, कोपरनिकस की जो थ्योरी थी जिसमें कि अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, उसको चर्च सपोर्ट नहीं करता था। हाउएवर व्हेन इट वॉज पब्लिश लेटर इट वॉज बैंड। अगेन, जो यूरोपियन सोसाइटी की माइंडसेट है, साइकी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब पब्लिश हो जाती है कोपरनिकस की जो थ्योरी, उसके बाद चर्च इसको बैन कर देता है। अब चर्च ने बैन कर दिया मतलब यूरोप में बैन हो गया। राजा की हम बात करते हैं कि राजा मतलब किंग यूज्ड टू रूल द यूरोप, बट रियलिटी वॉज कि चर्च का जकड़न था उस समय। चर्च ही सुप्रीम था, तो चर्च ने यदि बोल दिया कि ये बैन है, इट मीन्स ये बैन है पूरे यूरोपियन वर्ल्ड में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1543 तक हम लोग आ चुके हैं। कोपरनिकस की डेथ हो चुकी है। वो टॉलमी के जियोसेंट्रिक मॉडल को रिफ्यूट कर चुके हैं कि नहीं, मैं इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। देन गैलीलियो इन्वेंटेड द टेलीस्कोप एंड एग्जामिन्ड द स्काई विथ इट। He found that the Copernicus theory that the sun was at the center was right. At this, the people who believed in Ptolemy considered the use of telescopes sacrilegious. Interesting. कोपरनिकस के बाद गैलीलियो आते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप का इन्वेंशन करते हैं। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि गैलीलियो वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज अपनी कंडक्ट करते हैं बेस्ड ऑन जो कोपरनिकस की थ्योरी थी कि अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ऐसा करके। तो गैलीलियो अपने टेलीस्कोप से इस बात को प्रूव कर देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल प्रूफ रख देते हैं सामने कि हाँ, कोपरनिकस वॉज राइट, सन इज़ द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, जिसके अराउंड कई सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। इसके बाद जो यूरोपियन सोसाइटी है, सबसे पहले तो इसको बैन कर देती है। चर्च इसको सैक्रिलीजियस बताता है। सैक्रिलीजियस एक ऐसी टर्म है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहता हूँ और अच्छा होगा अपन इसको ट्रांसलेट नहीं करें, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि सैक्रिलीजियस का अर्थ है अधर्म, बोल सकते हैं अपन इसको, ऑल्दो ये वो नहीं है। सिन भी आप समझ सकते हो। बेसिकली मतलब क्या है कि क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट है, दैट्स इट। इसको बैन कर दिया जाता है और इस एक्ट को सैक्रिलीजियस बता दिया जाता है। साथ ही साथ टेलीस्कोप के यूज़ को सैक्रिलीजियस बता दिया जाता है कि टेलीस्कोप का यूज़ करना ही गलत है, सिन है। In fact, religious leaders said that it was against the holy scriptures to consider Copernicus correct. They compelled him to apologize and vow that he would never do any such work in future as it was against religion. Again, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि भाई उन्होंने उसको बोला कि आप माफ़ी मांगो पब्लिकली कि अगेन आप टेलीस्कोप का यूज़ नहीं करोगे और ऐसी कुछ गलती आगे फ्यूचर में नहीं होगी। उसके बाद गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो एक फिजिक्स की बुक लिखते हैं, वो जो कि पब्लिश होती है, लेकिन वो 1642 में ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, एंड एट द एज ऑफ 72 ही डाइड। गैलीलियो की डेथ हो जाती है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली पढ़ा जिसमें कि ये मेंशन किया गया था कि रिसेंटली कुछ 40-50 साल पहले, आई थिंक एग्जैक्ट डेट में थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, अगर मुझे वो आर्टिकल का लिंक मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसको अटैच कर दूंगा। उसमें ये मेंशन था कि अभी रिसेंटली कुछ 40-50 साल पहले जो चर्च है उन्होंने गैलीलियो को माफ़ कर दिया है। ऑल्दो गैलीलियो ने कभी पब्लिकली अपोलोजाइज नहीं किया, बट स्टिल ये अभी बात आई कि चर्च ने गैलीलियो को माफ़ कर दिया। आई मीन एक बार सोच के देखो, डज दिस इवन मेक सेंस? गलती गैलीलियो की नहीं थी, अब तो हम कितना आगे आ चुके हैं। वो गैलीलियो को माफ़ करते हैं उसकी गलती के कारण। गलती क्या थी? यूज़ ऑफ टेलीस्कोप और कोपरनिकस की थ्योरी को सही बताना, जो कि चर्च के अगेंस्ट था आइडिया। फनी। So Copernicus principle that the sun is in the center was in 1546 supported by Bruno, who was an astronomer and born in Denmark. Again ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। 1546 में जब कोपरनिकस का जो आइडिया था जिसमें कि सन सेंटर में था, उसको एक डेनमार्क बॉर्न एस्ट्रोनॉमर सपोर्ट करता है जिसका नाम था ब्रूनो। मेटलर्जी और मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था ब्रूनो। 750 स्टार्स को वो बिना टेलीस्कोप के आइडेंटिफाई कर चुका था। He established that there are many other worlds like the earth. Incensed by his arguments, the Pope and the clergymen kept him in prison for 8 years. Since he did not compromise and refused to apologize,
ही वॉज बर्न टू डेथ इन 1600 AD। इंटरेस्टिंग। ब्रूनो ये बात को इस्टेब्लिश करता है कि पृथ्वी की तरह, अर्थ की ही तरह और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर पॉसिबल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। एटलीस्ट इसमें जो लिखा है मुझे उससे वही समझ आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या यूनिवर्स, दूसरे यूनिवर्स की बात कर रहे थे, बट मैं जो सोच पा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है शायद प्लैनेट्स की यहाँ बात हो रही है। बट जो समय का समय चल रहा है मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स के बारे में उन्होंने सोच लिया होगा। सो हाँ, वो इस बात को रखते हैं कि अर्थ के अलावा भी दूसरे वर्ल्ड्स हैं और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये तो पूरा आइडिया चर्च की जो आइडियोलॉजी है उसके ऑब्वियसली बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। इसीलिए जो पोप थे वहाँ के, अगेन वही सिमिलर, 8 साल उन्होंने प्रिजन में रखा और उसके बाद उसे माफ़ी मांगने को बोला, पब्लिकली अपोलोजाइज करने को बोला ब्रूनो से, बट ब्रूनो रिफ्यूज टू डू सो, जिसके चलते 1600 AD में उसे जिंदा जला दिया गया। आई मीन इसको जैसे पिक्चराइज भी करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। सिर्फ एक इंसान को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके जो आइडियाज़ थे अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द वर्ल्ड, वो आपसे थोड़ा सा डिफर थे। और ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली गलत हो, पॉसिबिलिटीज तो एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। ब्रूनो के बाद हम लोग समय में थोड़ा सा और आगे चले तो आते हैं जॉन केपलर। केपलर इज़ द गाय जिसके बारे में फिर से अगेन अपन ग्रेविटेशन में काफ़ी पढ़ते हैं। आई थिंक इसके कुछ लॉज भी हम लोग पढ़ते हैं केपलर के, जिसमें हम प्लैनेट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं केपलर के। ओके, सो केपलर, अ जर्मन बॉर्न इन 1571, वॉज एन एसोसिएट ऑफ ब्रूनो। ये ब्रूनो का ही एक एसोसिएट है। ही मेड अ डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फाउंड आउट द रूल्स अबाउट द पोजीशन एंड द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट एंड प्रिपेयर्ड मैप्स और देयर ऑर्बिट्स। ऑब्वियसली हम लोग मूवमेंट और ऑर्बिट्स के बारे में आज भी पढ़ रहे हैं, केपलर के जो लॉज हैं। हिज अंडरस्टैंडिंग वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट रिलीजन। इसी की भी जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द पोजीशन, अबाउट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, वो रिलीजन के अगेंस्ट थी अकॉर्डिंग टू द चर्च। The Catholics attacked him, he kept running away, and in a state of poverty and sickness, he died a tragic death in 1630. 1600 में ब्रूनो को जला दिया जाता है। 30 साल बाद ही 1630 में केपलर की भी डेथ हो जाती है, जो कि ब्रूनो का ही एक एसोसिएट होता है। इसकी भी डेथ सिमिलर वे में है। कैथोलिक चर्च के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस अटैक किया। अब ये सारे जो इंसिडेंट थे, शुरुआत हमने एक बहुत ही सिंपल सी जो हॉल में बैठे लोगों की स्टोरी थी वहाँ से शुरुआत की थी। एरिस्टोटल से हम लोग शुरुआत हुए थे, गैलीलियो को टच किया, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आए, टॉलमी की बात की, टॉलमी के बाद फिर हमने उसके जियोसेंट्रिक मॉडल की बात की, हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर आए, देन अगेन गैलीलियो पर फिर से वापस आए एस्ट्रोनॉमी के कारण। कोपरनिकस, ब्रूनो, केपलर, सभी साइंटिस्ट थे, सभी एस्ट्रोनॉमर थे। इनके बस जो प्राइमरी एक विचारधारा थी समाज में, उसके इतर इन्होंने थोड़ा साइंटिफिकली सोचा, और साइंटिफिकली भी कैसे, एक्सपेरिमेंट से। लॉजिक और एक्सपेरिमेंट का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा समझो। पहले जो पूरी सोसाइटी थी वो बहुत ही एक मासूम से लॉजिक से चल रही थी, जहाँ चर्च ने एक जो आइडिया इस्टेब्लिश कर दिया था, सभी लोग उस पर बिलीव कर रहे थे, बहुत अच्छे से सब कुछ उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक नया आइडिया इस्टेब्लिश करता है कोई व्यक्ति, बिकॉज वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इतर पाता है जो एग्जिस्टिंग आइडिया है उससे, और उसको मार दिया जाता है। दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ चर्च, मतलब। और यूरोपियन सोसाइटी भी क्योंकि चर्च के जकड़न में ही थी, उसी से कंट्रोल होती थी। काइंड ऑफ आपको समझ आ रहा होगा कि एक माइंडसेट कंट्रोल किया जाता था यूरोपियन सोसाइटी का पूरा चर्च द्वारा, तो इसलिए वो उसके इतर कुछ सोच ही नहीं पाते थे। जैसा कि लास्ट में अपन ने पढ़ा भी कि केपलर को कैथोलिक चर्च के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ही दौड़ाकर मार दिया। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मतलब अभी के अपन देखते हैं कि कुछ 150-200 साल में जो भी साइंस ने तरक्की की है और यूरोपियन नेशंस में जो कुछ भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है उससे थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं तो ये सब कुछ बिलीवेबल नहीं लगता है, राइट। बट यस, इट एग्जिस्ट, ये भी पार्ट है हिस्ट्री का। These incidents, which tell us of the way in which the people who tried to establish their own theories or who went against theories already set, were burned alive, arrested and compelled to die. They show that the attitude the West had until about 400 years ago on logic and experimentation. तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वो लॉजिक और एक्सपेरिमेंटेशन को ही समझाने के लिए ऑथर जो है ये कई सारे अलग अलग इंसिडेंट्स हमें मेंशन करते हैं इन चैप्टर 2। एंड आई थिंक सो कि इससे कुछ नया मिला होगा। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो थोड़ा सा कुछ नया मिला था। ऑल्दो मैं इन सब नाम जानता था, वो नाम हम लोग इसीलिए जानते हैं बिकॉज ये सब कुछ नाम हम लोग बुक्स में पढ़ चुके होते हैं पहले से अपनी, बट ये सब कुछ हिस्ट्री का पार्ट कभी नहीं है, हमारी साइंस बुक का भी पार्ट नहीं है, हिस्टोरिकल पार्ट। इसके बाद जो है फिर वो इंडियाज व्यू ऑन लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं इसी चैप्टर में। आई थिंक सो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बिकॉज ये पूरा यूरोपियन पार्ट पर हो गया।
एक एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ते हैं इंडियाज व्यू ऑफ लॉजिक और एक्सपेरिमेंटेशन में जो डिफरेंस है। बाकी गुरु लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ट्राई करेंगे इस बुक को पूरा साथ में हम लोग पढ़ें, क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर हमने ओमिट किया हुआ है। ऑल्सो एक और बात, जैसे कि यू कैन सी कि इट्स बीन अ वाइल जब ये वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है जब मैंने लास्ट वीडियो इस चैनल पे अपलोड की थी। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी, मतलब जो रिसेंट कमेंट थे एंड दे वर रियली वेरी सपोर्टिव। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करना, और ऐसे जो जनरल डिस्कशन है मैं चाहता हूँ कि ये और ज़्यादा कंटिन्यू हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गुरु लोग। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भारती।